हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th क्लास का एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इससे पहले भी आपने पढ़े हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम जानते हैं कि उसमें भी जैसे डाइपोल मोमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन है, ये निकालना आपने सीखा है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। हम जानते हैं जैसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ याद रखने जैसा होता है, याद रखने की चीज़ें भी है लेकिन कुछ चीज़ें समझने की भी है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप चीज़ों को समझेंगे और फिर याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और नीट के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो उपसर्ग संयोजक यौगिक जो चैप्टर है ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उपसर्ग संयोगी क्या है, आपने देखे होंगे कुछ कंपाउंड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि डब्बे वाले कंपाउंड बॉक्स में बंद रहते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इस तरह के जो यौगिक होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं हम इसमें। ये जो यौगिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसर्ग संयोगिक, इनका हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्व होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसुलिन एक जिंक का कॉम्प्लेक्स है, जिंक का संकुल यौगिक है, इनको संकुल यौगिक भी कहा जाता है। इसी तरह से आप जानते हैं क्लोरोफिल जो कि हमको प्लांट में मिलता है, और जो क्लोरोफिल है वो भी मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से कई कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो दैनिक जीवन में भी, हमारे मानव जीवन में भी इसका कई जगह महत्व आता है। उसका हम इसमें इन यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं। ये यौगिक दूसरे यौगिकों से किस तरह से अलग हैं, किस तरह से डिफरेंट है, इनके बारे में भी हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके किस तरह से बॉन्डिंग होती है, इनमें ये किस तरह के समावयवता दर्शाते हैं, इनमें संकरण कैसे होता है, संकरण के कौन से प्रकार हैं, ये दूसरे यौगिक और इन यौगिकों में क्या अंतर है, इनके क्या गुण हैं, इन सब को डिटेल में। अब इसमें कई सारे टॉपिक आएंगे जैसे VBT, वर्नर थ्योरी है, CFT है, समावयवता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, कार्बधात्विक यौगिक, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ओवरऑल मिला के बात ये हुई कि ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बोर्ड के हिसाब से भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप हर एक लाइन को, हर एक शब्द को ध्यान से सुने, समझें और रिवाइज करते रहें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखें। तो रिवीजन करते रहें साथ में, तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरीके से आपसे प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया हमारे पास में, लवण यानी कि सॉल्ट। लवण यानी कि सॉल्ट क्या होते हैं हम जानते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl ये एक सॉल्ट है। अगर इस सॉल्ट को मैं धनायन और ऋणायन में कन्वर्ट करूं, धनायन और ऋणायन इसके बनाए जाएं तो सोडियम धनायन बनेगा और क्लोराइड ऋणायन बनेगा सोडियम क्लोराइड का। ये एक लवण है। हम जानते हैं, जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, एसिड बेस के रिएक्शन से लवण का निर्माण होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड यानी कि सॉल्ट हो गए। ये जो सॉल्ट होते हैं इनके हम प्रकार पढ़ने हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रकार है सामान्य लवण। सामान्य लवण या सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट उनको कहा जाता है जिसमें एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन होता है। जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया NaCl, जैसा कि आप देख रहे हैं ये NaCl को अगर हम वाटर में डाल देते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सोडियम आयन और एक मिलेगा हमको Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। एक ही टाइप का केटायन और एक ही टाइप का ऋणायन हमको मिला है। धनायन और ऋणायन एक एक टाइप के, इसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। समझ में आई बात? तो सिंपल सॉल्ट का बड़ा सिंपल सा मीनिंग, ऐसे लवण, ऐसे सॉल्ट जो जलीय विलयन में जाकर के सिर्फ एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनाते हों। इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप देखें KCN। अब मुझे बताओ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड को अगर हम जलीय विलयन में डालेंगे तो बताओ बच्चों कि कौन कौन से हमको यहाँ पर धनायन और ऋणायन मिलेंगे। तो देखो जरा, हम बात करें कि पोटेशियम साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड से क्या मिलेगा? एक तो K+
और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा, Cn माइनस यानी कि साइनाइड आयन। तो एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन हमको मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिया हमने, आगे देखें जरा, RbCl रुबिडियम क्लोराइड। रुबिडियम क्लोराइड भी को अगर एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में हम डालते हैं तो जो धनायन मिलेगा वो रुबिडियम +1 और जो ऋणायन मिलेगा वो Cl-1 होगा। यानी कि मीनिंग ये हुआ कि सामान्य लवण उनको कहा जाएगा जो जलीय विलयन में एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनाए। ध्यान रखना, मैंने बोला है एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन, नंबर नहीं बताए, जरा समझे। एक और एग्जांपल मैं आप यहां पर लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया K2SO4। K2SO4 को जरा आपसे पूछा जाए कि आप इसको जलीय विलयन में इसके आयन्स बनाओ, तो कौन कौन से आयन बनेंगे, K+ आयन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सल्फेट SO4-2, पोटेशियम आयन और सल्फेट। लेकिन पोटेशियम के नंबर कितने हैं, तो ये 2 पोटेशियम बनेंगे, ध्यान रखें। तो प्रकार यहां पर 2 ही हैं, एक ही प्रकार का धनायन है K+ और एक ही प्रकार का ऋणायन है जो कि सल्फेट है। लेकिन इस धनायन के नंबर 2 है, तो ना संख्या की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रकार की। तो एक ही प्रकार का धनायन है, यानी कि पोटेशियम के अलावा कोई धनायन नहीं है, सल्फेट के अलावा कोई ऋणायन नहीं है, तो इनको बोला जाता है सिंपल सॉल्ट, सामान्य लवण। यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के धनायन तथा एक ही प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। ये जो लवण होते हैं जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को डाला Na+ अलग, Cl- अलग, पोटेशियम साइनाइड को डाला K+ अलग, Cn- अलग। इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ये है हमारे सामान्य लवण। दूसरा टाइप आता है लवण में, लवण के प्रकार में पहला था सामान्य लवण, दूसरा प्रकार है योगात्मक लवण, एडिशन सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड। क्या मीनिंग है एडिशन कंपाउंड का, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिला दें, रासायनिक रूप से उनको मिश्रित करें, एक निश्चित अनुपात में उनको मिलाएं, उनका क्रिस्टलाइजेशन करें, तो उससे बनने वाले जो यौगिक हैं उनको बोला जाता है योगात्मक उत्पाद, योगात्मक लवण। 2 लवण या 2 से ज्यादा लवण से मिलकर बने हुए सॉल्ट, सिंपल सा मीनिंग। अब योगात्मक उत्पाद या योगात्मक जो लवण मिल रहे हैं उनके फिर 2 प्रकार होते हैं, एक है द्विक लवण और दूसरा होता है संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले हम बात कर रहे हैं द्विक लवण की। ये जो योगात्मक लवण है इनके जो 2 प्रकार हमने बनाए हैं, डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये किस बेसिस पर बनाए हैं, ये किसके आधार पर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं जलीय विलयन में इनके व्यवहार के आधार पर। किसमें, जलीय विलयन में इनका व्यवहार। क्या मीनिंग हुआ कि जलीय विलयन में कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, किस तरह के आयंस बना रहे हैं, इसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो जरा वापस से सुने, योगात्मक उत्पाद किसको बोला, योगात्मक लवण किसको बोला गया है, 2 या 2 से अधिक लवण रासायनिक रूप से जब मिश्रित होते हैं तो एडिशन कंपाउंड यानी कि योगात्मक उत्पाद बनते हैं। 2 प्रकार के, पहला है द्विक लवण। द्विक लवण में क्या लिखा है, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय होकर अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। या यूं बोल दूं मैं, द्विक लवण का मीनिंग हुआ ऐसे योगात्मक लवण जिनको जैसे ही वाटर में डाला वो पूरी तरह से आयनित हो गए, सभी अपने अपने आयन में टूट गए। और जब आयन बन जाएंगे तो जब उनका परीक्षण किया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा तो वो टेस्ट भी देंगे। इस प्रकार के लवण पूर्ण वियोजन संभव है, यानी कि जो द्विक लवण होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। जरा एक उदाहरण देखें आप, तब समझ में आएगा। उदाहरण हमने लिया है, एक सिंपल सॉल्ट लिया है KCl। सिंपल सॉल्ट यानी कि एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन है। पोटेशियम यहाँ पर धनायन है और Cl- ऋणायन है। दूसरा हमने सिंपल सॉल्ट लिया है MgCl2। तो ये 2 सिंपल सॉल्ट हमने लिए हैं और इन्हीं दोनों सिंपल सॉल्ट को मिलाया, क्रिस्टलीकरण किया, इनको मिक्स किया, रासायनिक रूप से मिलाया है, तो एक कंपाउंड बन के आता है हमारे सामने, वो है KCl.MgCl2.6H2O और इस कंपाउंड का नाम है कार्नेलाइट।
क्या नाम है इसका? कार्नेलाइट। नाम ध्यान रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कई बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखें, पहले वाले जो ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से जरा उनको देखें, आप देखेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ऐसे भी कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl.MgCl2.6H2O। अब हमने क्या किया, इस कार्नेलाइट को वाटर में डाल दिया, यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा, तो यहाँ से KCl से क्या मिलेगा आपको, K+, और एक क्या मिलेगा आपको, Cl-। तो KCl तो बना K+ और Cl-, MgCl2 लिया, MgCl2 भी वाटर में जाके क्या बना देगा, Mg+2 और Cl- बना देगा। तो ये हमको यहाँ पर धनायन और ऋणायन यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि ये हमको मिले। तो KCl भी पूरी तरह से आयनाइज हो गया, MgCl2 भी पूरी तरह से आयनाइज हो गया। तो डबल सॉल्ट का मीनिंग यही होता है कि पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयनित हो जाए, और फिर अपना टेस्ट भी दें, यानी कि जब इनका परीक्षण किया जाए कि विलयन में ये उपस्थित है या नहीं है, तो ये अपना टेस्ट देना चाहिए। हमने यहाँ पर एक टेस्ट लिया है AgNO3 के साथ। ये AgNO3 जो है वो यूज किया जाता है हैलाइड आयन के परीक्षण के लिए। किसके लिए? हैलाइड आयन, F-, Cl-, Br- एंड I- का टेस्ट किया जाता है AgNO3 के साथ। ये AgNO3 मिक्स करेंगे। AgNO3 जो है ध्यान रखें आधिक्य में लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में लिया है आधिक्य में। तो ये जो Cl- है ये AgNO3 के साथ मिलकर के AgCl का सफेद अवक्षेप यानी कि व्हाइट PPT बना देगा। तो इस तरह से Cl- का ये टेस्ट हो जाएगा। बाकी आयनों का भी टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल इसका कार्नेलाइट। इसी में जरा सेकंड एग्जाम्पल देखें डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट का जो सेकंड एग्जाम्पल है, जो देखो एक डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण, क्या मीनिंग होता है, दो सिंपल सॉल्ट या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट का मिश्रण। यहां पर दो सॉल्ट लिए हैं, एक तो है FeSO4 फेरस सल्फेट, और एक लिया है अमोनियम सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को हम मिला रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, तो हमारे सामने निकल के आता है FeSO4.NH2SO4.6H2O। और इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इसका नेम है। इसी को फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट। FAS से भी लिखा जाता है, मोहर सॉल्ट है। फॉर्मूला क्या है, FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। अब ये जो मोहर सॉल्ट है, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो किस में डाल, देखो जरा, हम ये मोहर सॉल्ट हमने लिया है, मोर सॉल्ट को हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया यानी कि इन वाटर, और जैसे इसको वाटर में मिक्स करेंगे ये आयंस में कन्वर्ट होगा। तो देखो जरा कौन कौन सा आयन मिल रहा है हमको, एक तो मिलेगा Fe+2 आयन, Fe यहाँ से, और यहीं से क्या मिलेगा आपको, सल्फेट SO4-2 आयन। अमोनियम से क्या मिल जाएगा, NH4+ अमोनियम आयन, और इधर भी क्या है, सल्फेट। अब एक बात ध्यान रखें यहाँ पर कि जो द्विक लवण होते हैं, जो डबल सॉल्ट होते हैं, उनमें एक से ज्यादा प्रकार के धनायन या एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन होते हैं। देखो जरा, हमने एक बड़ा सिंपल सॉल्ट, वापस से बात करता हूँ, सामान्य लवण। सामान्य लवण किसको बोलते हैं, ऐसे यौगिक, ऐसे लवण जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनाते हैं। लेकिन द्विक लवण में क्या डिफरेंस हुआ कि ऐसे योगात्मक लवण जिनमें जब जलीय विलयन में डाला जाए उनको, तो एक से ज्यादा प्रकार के धनायन या एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन बनाए। तो जरा इस वाले हम कंपाउंड को देखें, ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, मोहर सॉल्ट, तो देखो जरा इसमें एक तो Fe+2 आयन है और एक अमोनियम आयन है। तो एक से ज्यादा प्रकार के क्या हो गए, धनायन हो गए। तो या तो एक से ज्यादा प्रकार के धनायन हो या एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन हो। इससे पहले वाला जरा देखें आप, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट में जो आयंस बने हैं कौन कौन से बने हैं, एक तो है K+, एक है Cl-, एक है Mg+2 और Cl-। तो Cl- तो एक हो गया, लेकिन धनायन तो दो बने ना, K+ और Mg+2, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के धनायन या एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन होते हैं। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, योगात्मक लवणम यहाँ पर, या योगात्मक सॉल्ट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहीं आते हैं हम, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो पहले तो हम आयंस की बात करें तो Fe+2 हो गया, सल्फेट आयन हो गया और अमोनियम आयन हो गया।
अब ये सब अपना अपना टेस्ट दे सकते हैं। Fe+2 का अगर आपको टेस्ट करना है तो मिलेगा, अमोनियम आयन का टेस्ट मिलेगा। सल्फेट आयन का टेस्ट किया जाता है BaCl2 से। सल्फेट आयन का ये परीक्षण ध्यान रखें, BaCl2 मिलाते हैं और BaCl2 मिलाने से क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप। ये हुआ आपका फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सॉल्ट। एक जरा पीछे आते हैं हम बैक वाली स्लाइड पर, जरा देखें यहाँ पर आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्नेलाइट में टोटल आयन कितने बने, नंबर ऑफ आयंस देखो जरा, K+ कितने बने, 1, तो एक तो है K+ और एक बना है Mg+2, और क्लोराइड कितने बने, 3, क्योंकि 2 क्लोराइड तो यहाँ पर है, एक क्लोराइड यहाँ पर है। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ तो K+ के नंबर 1, Mg+2 के नंबर, Mg+2 कितना बना है आपके पास, 1। और अगर Cl- के नंबर आपसे पूछे जाए तो Cl- कितने, देखो MgCl2 के 2, KCl का यानी कि 3। तो यहाँ पर ये आयंस के नंबर हैं। तो टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, 3, 4, 5। टोटल आयंस यहाँ पर 5 है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें जरा, इससे बताओ जरा, मोहर सॉल्ट में टोटल आयन, नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या आप देखें। Fe कितने बन रहे हैं, Fe+2 के नंबर है 1। चलिए अमोनियम आयन के नंबर बताएं जरा। अमोनियम आयन NH4+ NH2 है तो 2 आयन बनेंगे। उसके बाद कौन सा आयन है यहाँ पर, सल्फेट, SO4-2। सल्फेट के नंबर बताओ, 1 and 1, 2। तो सल्फेट के नंबर कितने हैं, 2। तो अगर यहाँ पर भी आपसे पूछा जाए कि टोटल आयन कितने हैं, आयनों की संख्या तो कितनी हो गई, 5, 2, 2 and 1, 2, 2 और 1, 5 आयन यहाँ पर टोटल बनते हैं। 5 आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये 2 एग्जाम्पल हुए जो द्विक्लवण यानी कि डबल सॉल्ट के। तीसरा एग्जाम्पल देखें आप, तीसरा एग्जाम्पल फिर देखें। एक सॉल्ट लिया है सिंपल सॉल्ट K2SO4, दूसरा सिंपल सॉल्ट लिया है Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि एक तो है पोटेशियम सल्फेट और एक लिया है हमने एल्यूमिनियम सल्फेट। इनको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने से हमारे पास मिला K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, और इसको बोला जाता है पोटाश एलम। एक्चुअली ये एलम का फॉर्मूला है, ये क्या बन चुका है, पोटाश एलम। जानते हैं आप, फिटकरी इसी को कहा जाता है, पोटाश एलम को। तो ये फॉर्मूला हुआ K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, एक यानी कि एलम यानी कि फिटकरी क्या है, द्विक्लवण है, 2 सॉल्ट से मिलकर बना है, 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। ये जो एलम है, जरा इस एलम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम एक बात करते हैं। एलम यानी कि फिटकरी, एलम का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है, M2SO4.M-2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ये एलम का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। अब इस सामान्य सूत्र में देख रहे होंगे कि 2 जगह M लिखा हुआ है, एक M है और एक M' है, यानी कि यहाँ पर 2 धातु आयन उपस्थित है। 2 सॉल्ट से मिला है तो 2 धातु आयन हमारे पास वहां उपस्थित है। तो ये जो पहला M जो लिखा है ये होता है एकल संयोजी धनायन। क्या होता है ये, एकल संयोजी धनायन। एकल संयोजी धनायन का मतलब मोनोवैलेंट कैटायन, यानी कि +1 कौन सा होना चाहिए, +1 चार्ज वाला धनायन होना चाहिए, जिसके हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, Na+, K+, Rp+, Cs+, एटसेट्रा, ये हो सकते हैं। ध्यान रखें +1 चार्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखें कि यहाँ पर Li+ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, Li+ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ध्यान रखना कि एकल संयोजी धनायन में ये आयन हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो धनायन यहाँ पर है वो है M'। तो M' जो है वो त्रिसंयोजी, ट्राईवैलेंट कैटायन, त्रिसंयोजी धनायन होगा। और M' त्रिसंयोजी धनायन में क्या क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम +3, Fe+3 एंड Cr+3। इन आयनों को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, इन आयनों को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, कई सारे सूत्र बन जाएंगे। देखो जरा कैसे, ये यहाँ हमने लिखा K, तो ये बन जाएगा K2SO4, यहाँ लिख दिया एल्यूमिनियम, तो ये बन गया Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। फिर हमने क्या किया, यहाँ तो K ही रहने दिया M, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया, Fe लिख दिया, तो अब बन गया फॉर्मूला K2SO4.Fe2SO4 होल थ्राइस .24H2O। फिर तीसरा फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर K ही है लेकिन आगे यहाँ पर हमने Cr लिख दिया, क्रोमियम, तो एक और फॉर्मूला बन गया K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2O।
इस तरह से कई सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। तो जरा एक बात देखें यहाँ पर, ये इतने सारे हम फॉर्मूले बना रहे हैं लेकिन जनरल फॉर्मूला तो सेम है। और जनरल फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर है, यानी कि जो क्रिस्टली वाटर जो प्रेजेंट है, जो पानी प्रेजेंट है, जो जल की संख्या प्रेजेंट है, वो सेम है हर बार। यानी कि ऐसे यौगिक जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, वो सेम नंबर में क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट हो, तो फिर वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस यानी कि सम आकृतिक होते हैं। ऐसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, सम आकृतिकता, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आइसोमॉर्फस हुए हैं। तो ये जो सभी एलम एक तो डबल सॉल्ट होते हैं, आपस में सम आकृतिक भी होते हैं। तो कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट आता है एलम का जो जलीय विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर। ये कैसे पता चला कि एसिडिक हो गया? तो जरा एक बात देखें आप कि जैसे कोई भी सॉल्ट होता है, जैसे आप जानते हैं कि कोई लवण है तो वो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से बना है। तो अम्ल प्लस क्षार तो क्या बना? लवण प्लस जल। तो लवण प्लस वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अम्ल और क्षार बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है पोटाश एलम, जरा इसको देखें आप। इस पोटाश एलम में जो के है, इस के से अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो KOH यानी कि ये बनेगा, और सल्फेट से क्या बनेगा? H2SO4। यानी कि K2SO4 के अम्ल और क्षार, पेरेंट अम्ल और क्षार की बात करें हम, तो ये बनेंगे KOH, के से KOH और सल्फेट से क्या बन जाएगा? H2SO4। KOH हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल क्षार, और ये कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल है। अब इसमें एक और सॉल्ट प्रेजेंट है Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि अब इसका अगर हम बनाते हैं, देखो जरा, इससे अम्ल और क्षार बनाए जाए तो एल्यूमिनियम से क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस, और सल्फेट है उससे तो क्या बनेगा? H2SO4। अब मुझे बताओ, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, और AlOH होता है वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार। यहाँ देखो जरा, जो पहला लवण था इसका वो था K2SO4, उससे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बना, दोनों ही क्या था? प्रबल। तो इससे तो कोई पता नहीं चलेगी नेचर। लेकिन इसका जो दूसरा सॉल्ट है साथ में Al2SO4 होल थ्राइस, इसके अगर हम अम्ल और क्षार बनाते हैं तो ये बन रहा है AlOH होल थ्राइस, और एक बन रहा है H2SO4, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? एसिड। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से, प्रबल अम्ल होने की वजह से इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा आता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ये तो हुई बात कि पोटाश एलम जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। अभी हमने बात की थी कि ये जो M यहाँ हमने लिखा है, ये M होना चाहिए मोनोवैलेंट, एकल संयोजी धनायन। एकल संयोजी धनायन जो है उसमें Li प्लस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके दो कारण हैं। एक तो लिथियम का आकार छोटा है और सल्फेट का आकार बड़ा है। अगर आपने यह लिथियम ले लिया है तो ये बन जाएगा Li2SO4 लिथियम सल्फेट, जिसमें लिथियम का आकार छोटा है और सल्फेट का आकार बड़ा है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये पढ़ा है कि एक आयन छोटा हो और एक आयन बड़ा हो तो उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व कम होता है। बड़े आयन के साथ ज़्यादा स्थायित्व रहता है और छोटा आयन छोटे आयन के साथ ज़्यादा स्थायी रहता है। यानी कि अगर कंपेरेबल साइज है, ऑलमोस्ट सेम साइज है आयंस की, तो ऐसे क्रिस्टल स्थायी बनते हैं, और ऐसे क्रिस्टल जो है वो प्रबल क्रिस्टल, स्थायी क्रिस्टल, उनकी पैकिंग क्लोज पैकिंग होती है। लेकिन अगर एक आयन छोटा हो एक आयन बड़ा हो तो फिर लूजली पैक्ड क्रिस्टल बनेगा, और लूजली पैक्ड क्रिस्टल बनेगा तो आसानी से टूट जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा। इसलिए एक तो स्थायित्व कम हो जाता है क्योंकि आयन के आकार में अंतर ज़्यादा हो जाता है, लिथियम छोटा सल्फेट बड़ा। दूसरा कारण समझे उससे पहले जरा सुने कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इसके पास? 24। ये जो 24 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर उपस्थित हैं, और टोटल आयन, जरा केटाइन देखें यहाँ पर। जैसे मैं इस पोटाश एलम का एग्जांपल लूँ तो पोटाश एलम में हमको मिल रहे हैं पोटेशियम कितने हैं? K2, यानी कि 2 तो है K+, और दूसरा जो धनायन है इसमें एल्यूमिनियम +3, और एल्यूमिनियम +3 के नंबर हैं 2, ये भी 2 है।
तो यानी कि दो तो पोटेशियम आयन है और दो ही क्या है, एल्यूमिनियम आयन है। और ये जो धन आयन होते हैं ये सराउंडेड रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। जो क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है, जो 24 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनसे घिरे हुए हैं। अब देखो जरा, टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने, 24, और टोटल धन आयन कितने, 4, 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम, 4 धन आयन और 24 वाटर। तो बता सकते हैं एक धन आयन के आसपास सराउंडिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, 6। ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, उपसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। तो ये जो धन आयन यहाँ पर K+ है, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है एलम में। अब आप सोचो अगर यहाँ लिथियम होता तो लिथियम क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है क्या? लिथियम का आकार छोटा होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरे आवर्त का तत्व है। दूसरे आवर्त के तत्वों की जो मैक्सिमम संयोजकता है, जो मैक्सिमम वैलेंसी है, अधिकतम संयोजकता, वो कितनी हो सकती है, 4। 4 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता दूसरे आवर्त का तत्व। और लिथियम अगर आपने ले लिया तो यहाँ तो 6 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर लिथियम नहीं लिया जाता। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पास खाली डी कक्षक नहीं होते हैं। तो ये देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करें, लिथियम छोटे आकार और रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण द्विक लवण डबल सॉल्ट नहीं बना पाता है। इसमें एक और बात ध्यान रखें, इसी में अगर एलम में हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो इनके आयन के नंबर जो हमने देखे, पोटेशियम के नंबर कितने हैं, 2, और एल्यूमिनियम के नंबर कितने हैं, 2। सल्फेट के नंबर चेक करें जरा एक बार, SO4 -2। SO4 -2। सल्फेट के नंबर देखें, एक सल्फेट यहाँ पर है, 3 सल्फेट यहाँ पर है, तो टोटल सल्फेट कितने हो गए, 4। 4 सल्फेट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो 2 पोटेशियम आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन और 4 सल्फेट आयन। अगर इनके नंबर, इनकी संख्या का अगर रेशो निकालना हो, अनुपात, एलम में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, तो पोटेशियम कितने, 2 अनुपात, एल्यूमिनियम भी कितने हैं, 2 अनुपात, सल्फेट कितने, 4, तो 2 अनुपात 2 अनुपात 4। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1:1:2। ये है 1:1:2। क्या है ये, एलम में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अभी तक हमने देखा द्विक लवण, द्विक लवण डबल सॉल्ट। इसके बाद हम आते हैं संकुल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर। संकुल यौगिक, वापस जरा सुने जो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो लवण होते हैं, सामान्य लवण सिंपल सॉल्ट, दूसरा होता है एडिशनल सॉल्ट यानी कि योगात्मक लवण। लवण के 2 प्रकार, सामान्य और दूसरा योगात्मक। सामान्य का क्या अर्थ हुआ, एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बने तो वो सामान्य लवण, जैसे कि NaCl। उसके बाद दूसरा टाइप आता है, दूसरा प्रकार आता है योगात्मक लवण। योगात्मक लवण किसको बोल रहे हैं, 2 लवण या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट, सामान्य लवण को मिक्स किया जाए तो योगात्मक लवण बनते हैं। जो योगात्मक लवण है उनके फिर 2 प्रकार है, उनके 2 प्रकार। एक है द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट, जो अभी तक हमने देखा, जिसका एग्जाम्पल फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सॉल्ट, कार्नेलाइट, एलम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का क्या मीनिंग होता है, वाटर में डालने के बाद एक से ज्यादा प्रकार के धनायन या एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन बनाए और सभी आयन अपना टेस्ट दे। जरा जैसे वापस सुनना, कार्नेलाइट था, कार्नेलाइट की हम बात करें, देखो जरा कार्नेलाइट की बात करें तो कार्नेलाइट के अंदर कौन कौन से धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, K+, Cl-, Mg+2। तो K+ भी अपना टेस्ट देगा, Cl- भी टेस्ट देगा और Mg+2 भी टेस्ट देगा। सब आयन अपना अपना टेस्ट देंगे। यानी कि द्विक लवण डबल सॉल्ट होते क्या हैं, जो सभी आयन अपना टेस्ट दे दें। अब इसी में दूसरा प्रकार आता है हमारे पास संकुल यौगिक। संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो, ऐसे योगात्मक लवण यानी कि एडिशन कंपाउंड तो है जो जलीय माध्यम में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे योगात्मक उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा तो मिलकर बने, लेकिन ऐसे योगात्मक उत्पाद जो
पानी में डालने के बाद पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहे हैं, अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं हो रहे हैं, सारे आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर ये वियोजित नहीं होगा तो सभी आयन अपना परीक्षण नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इन्हीं को बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर में हमको इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, लवण के प्रकार। वापस सुनना, लवण के प्रकार। लवण यानी कि एसिड बेस की रिएक्शन से बना हुआ कंपाउंड। लवण के प्रकार में दो मुख्य प्रकार, एक तो है सिंपल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण, दूसरा एडिशनल कंपाउंड यानी कि योगात्मक लवण। योगात्मक के फिर दो प्रकार, एक है डबल सॉल्ट और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। द्विक लवण और दूसरा संकुल यौगिक, संकुल लवण। द्विक लवण या डबल सॉल्ट किसको बोल रहे हैं, जो पानी में डाल दें पूरी तरह से आयनित हो जाए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोल रहे हैं, पानी में डालने के बाद पूरी तरह से आयनित नहीं हो। जरा उदाहरण से समझें। एक सॉल्ट लिया KCN, पोटेशियम साइनाइड, एक सिंपल सॉल्ट है, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन प्रेजेंट है। दूसरा एक सॉल्ट लिया FeCN होल ट्वाइस, फेरस साइनाइड, Fe+2 में साइनाइड आयन, फेरस साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को मिला दिया, मिश्रित कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, तो हमारे पास जो सॉल्ट बन के आया एक एडिशन कंपाउंड, जिसको क्या बोल रहे हैं, एडिशन कंपाउंड बन के आया ये इस तरह से K4FeCN6, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया, इसको वाटर में डाल दिया, इस कंपाउंड को वाटर में डाल दिया, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में बिहेवियर, जलीय विलयन में व्यवहार ही बताएगा कि वो डबल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये हमने दो सिंपल सॉल्ट मिलाए थे, कंपाउंड क्या बना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। जैसे ही वाटर में डाला, वाटर में डालते हमको मिला एक तो पोटेशियम आयन, क्या मिला, पोटेशियम आयन। इसने अपना टेस्ट दे दिया, ये अपना टेस्ट दे देगा, आयन बन गया तो टेस्ट दे देगा। लेकिन ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट वाला एज इट इज बचा, ये आयनित नहीं हो पाया। यानी कि हमको ना तो इसमें Fe+2 आयन मिला है और ना ही इसमें साइनाइड आयन मिला है। ये मीनिंग है, एक बेसिक डिफरेंस हुआ हमारा डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट होता तो पूरी तरह से आयन, सारे के सारे आयन बन जाते। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, सारे आयन नहीं बने। तो आयन किसका बना है, ध्यान रखना कि K+ आयन बना है और Fe+2 का टेस्ट नहीं मिला और साइनाइड का टेस्ट नहीं मिला। ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो कंपाउंड हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनको हमको पढ़ना है, ये कैसे बने हैं, इनमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये साइनाइड कैसे जुड़ा हुआ है, चार्ज कैसे बैलेंस हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है। यानी कि इस चैप्टर में हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा उदाहरण लिया मैंने CuNH3 होल 4 और SO4। ये कंपाउंड है, ये हमने डायरेक्ट बना दिया। अब इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो जरा इस कंपाउंड को देखें आप, अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए, जरा आप ही बताएं मुझे कि इस कंपाउंड को अगर वाटर में डालते हैं, इस कंपाउंड का जलीय विलयन बनाते हैं, तो कौन कौन से आयन बनेंगे। ध्यान रखें, बड़ी सिंपल सी बात है, वो जो डब्बा देख रहे हैं आप, वो जो बॉक्स देख रहे हैं, वो आयनित नहीं होता है, वो उसमें से आयन्स बाहर नहीं आते हैं, वो डब्बा एज इट इज रहेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आयन की, तो जो आयन हमको मिलने वाले हैं, एक तो इसमें ये बॉक्स के साथ CuNH3 4 और ये सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। सल्फेट पर चार्ज कितना आता है, -2। तो अगर सल्फेट पर चार्ज -2 है तो इस पूरे बॉक्स पर चार्ज +2 होगा, यानी कि चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर +2। ये आयंस हमको मिलेंगे। तो क्या आप बता सकते हो इसमें टेस्ट कौन देगा, किसका टेस्ट मिलेगा, कॉपर का टेस्ट मिलेगा, अमोनिया का टेस्ट मिलेगा, ये सल्फेट का, जो आयनित हो गया उसका टेस्ट मिलेगा। और आयनित कौन हो गया, सल्फेट। तो यहाँ पर हमको किसका टेस्ट मिलेगा, सल्फेट। और सल्फेट का टेस्ट कैसे करते हैं, BaCl2 मिला करके। क्या मिला देते हैं इसमें, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मिलाने से क्या हो जाता है, बेरियम क्लोराइड मिलाने से सल्फेट आयन अगर प्रेजेंट है तो BaSO4 का वाइट PPT, सफेद अवक्षेप हमको मिलता है। तो ये आयंस बने। एक बात और ध्यान रखें कि ये आयंस की मैंने चार्ज कैसे लगा दिया। देखो जरा, बड़ा सिंपल है। सल्फेट का चार्ज आपको पता है -2, तो जो -2 है वो +2 इधर आ जाएगा कैटायनिक पार्ट पे, धनायनिक भाग पर। जरा इसमें बताएं मुझे, ये कंपाउंड लिखा है मैंने कॉम्प्लेक्स, देख रहे हैं ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ब्रैकेट यहाँ तक है ये, उसके बाद I लिखा हुआ है, आयोडाइड। आप इसको देख के क्या ये बता सकते हैं कि इस कंपाउंड को अगर हम वाटर में डाल दें,
इस यौगिक, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, इस संकुल लवण को अगर हम जलीय विलयन बनाते हैं तो कौन इसमें अपना टेस्ट देगा? कोबाल्ट, अमोनिया, वाटर, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? कौन टेस्ट देगा? बताओ बच्चों, इसमें टेस्ट वो देगा जो इस डब्बे के बाहर है, हमेशा ध्यान रखें। और डब्बे के बाहर कौन है? आई नेगेटिव, आयोडाइड। तो यहाँ पर हमको टेस्ट मिलेगा आयोडाइड का। और आयोडाइड का टेस्ट कैसे करते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि हैलाइड का टेस्ट किया जाता है AgNO3 मिला के। तो अब जैसे इसका जलीय विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन में ये बॉक्स तो अलग हो जाएगा और ये आयोडाइड आपको अलग से मिल जाएगा, और आप इसमें मिला दें AgNO3। AgNO3 एक्सेस में मिलाया जाता है, आधिक्य में मिलाया जाता है, ध्यान रखें, आधिक्य में मिलाने से हमको यहाँ पर AgI सिल्वर आयोडाइड का येलो, डार्क येलो, गहरा पीला अवक्षेप हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से ध्यान रखें। ये हमने एक सिंपल सी बात की, इन दो उदाहरण या इससे पहले वाले उदाहरण से हम समझे तो हमने क्या देखा कि टेस्ट किसका मिलेगा, क्या सारे आयन आयनित हुए कि नहीं हुए, बस सिंपल सा। तो ये पहला एग्जांपल था हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसमें हमने देखा कि जो बॉक्स के बाहर है पोटेशियम, सिर्फ वो आयनित हुआ है और ये अपना टेस्ट देगा, लेकिन बॉक्स के अंदर वाला पार्ट अपना टेस्ट नहीं दे रहा है। दूसरी एक और बात, पोटेशियम पर चार्ज कितना आता है? हम जानते हैं क्षार धातु है, चार्ज होगा +1। तो चार्ज अगर +1 है और पोटेशियम कितने हैं? 4, 4 पोटेशियम, तो प्लस चार्ज कितना हो गया? +4। तो अगर इस वाले पार्ट पर +4 चार्ज है तो इस पार्ट पर कितना आ जाएगा? -4। तो पोटेशियम पर +4, तो इस पूरे पार्ट पर कितना आ जाएगा? -4। ये जो डब्बे के ऊपर चार्ज लिखा है, इस बॉक्स के ऊपर जो चार्ज लिखा है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का चार्ज, संकुल का चार्ज। ध्यान रखना, ये जो चार्ज लिखा हुआ है, ये आवेश जो लिखा हुआ है, ये इस मेटल का नहीं है, ये Fe का चार्ज नहीं है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। इस तरह से हमने इसको देखो जरा। नेक्स्ट, जैसे ये कंपाउंड था CuNH3 4SO4, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है इसको, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, स्विट्जर सॉल्ट इसका कॉमन नेम है। आगे हम IUPAC नेम भी लिखेंगे नहीं के। तो देखो सल्फेट में चार्ज कितना? -2। तो सल्फेट पे -2, तो इस पूरे बॉक्स पर कितना आ जाएगा? +2। सिंपल है। तो इस तरह से हम आयन में विभक्त कर सकते हैं इन कंपाउंड्स को। तो ये तो टेस्ट की बात हुई कि कौन टेस्ट देगा, जो बॉक्स के बाहर है वो टेस्ट देगा, जो बॉक्स के अंदर है वो अपना टेस्ट या अपना परीक्षण नहीं देते हैं, और जब जलीय विलयन में डालते हैं तो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। तो ये बात हुई हमारी कि द्विक लवण, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या बेसिक डिफरेंस था। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, क्योंकि जैसा कि हमको इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हमने कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल लिया, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं K4FeCN6। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, कुछ टर्म जो हम यहाँ पर यूज करेंगे आगे बार बार में। तो देखो जरा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है, अब स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि जो डब्बा देख रहे हैं, बड़ा कोष्टक, इस बड़े कोष्टक के बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है आयनन परिसर, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों बोलते हैं आयनन परिसर? क्योंकि वही आयनित होता है। इससे पहले वाले एग्जांपल देखें जरा, CuNH3 कौन आयनित हो रहा है? डब्बे के अंदर वाला कि डब्बे के बाहर वाला? डब्बे के बाहर। सल्फेट आयनित हुआ, तो वो जो आयनित होने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर यानी कि आयनन परिसर। और इस बॉक्स वाले पार्ट को, इस पूरे बॉक्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? समन्वय परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट वाले पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, इसी को काउंटर आयन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। ये आयनाइजेबल पार्ट है, मतलब ये आयनित होगा, ये अपना टेस्ट देगा। बॉक्स के जो बाहर है वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ये, वो तो आपने कंपाउंड कौन सा लिया है, एग्जाम्पल कौन सा लिया है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पोटेशियम तो क्या हो गया यहाँ पर? आयनन परिसर। और ये पूरा जो पार्ट है बॉक्स वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? समन्वय परिसर। दो पार्ट। उसके बाद वो जो बॉक्स होता है, वो जो डब्बा है, वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो जो समन्वय परिसर है, उस बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है मेटल, और मेटल के अलावा जो भी बच गया वो सब है लिगैंड, यानी कि तो मेटल धातु, और उसके अलावा जो बचे हैं वो क्या है? लिगैंड। तो ये जो धातु है Fe, ये हमने इसको लिखा जाता है केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन, इसको सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा हम शॉर्ट में बार बार लिखेंगे CMI, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। इसको केंद्रीय धातु आयन भी कहा जाता है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु भी कहा जा सकता है।
जरा मीनिंग समझे कि क्या मीनिंग है इन दोनों का। इस Fe यह जो भी धातु है, इस पर अगर आवेश है, इसका कुछ ऑक्सीकरण अंक है +1 +2 या जो भी चार्ज आ रहा है, तो इसको हम आयन बोल देंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिनमें इसकी धातु पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उस समय हम उसको बोल देंगे केंद्रीय धातु परमाणु। आवेश आ रहा है तो क्या बोल देंगे, केंद्रीय धातु आयन। आवेश कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखें कि इस डब्बे के अंदर एक तो धातु है, उसी को क्या बोलते हैं, CMI, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। इस धातु के अलावा जो बचा हुआ है जैसे CN, साइनाइड, ये साइनाइड जो है यहाँ पर ये है लिगेंड। साइनाइड क्या है, लिगेंड है। लिगेंड एक वर्ड आया, क्या है लिगेंड? लिगेंड वो स्पीसीज है, वो प्रजाति है जो अपना लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP, इस धातु परमाणु को डोनेट करती है। ये ध्यान रखें, यानी कि जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड और धातु के बीच में, यानी कि हम बात करें धातु और लिगेंड, तो ये लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसर्जन बंध के द्वारा इस तरह से जुड़ी हुई रहती है लिगेंड इन धातु आयनों से। ये जो 6 लिखा है ये क्या है, लिगेंड की संख्या है। तो जिस तरह से अब बात करें हम, इसमें है जैसे CuNH3,4SO4, इसमें आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय धातु परमाणु, तो वो कॉपर हो गया, केंद्रीय धातु आयन CMI। लिगेंड कौन है, अमोनिया है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। काउंटर आयन या सिंपल आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर या जो आयनित होने वाला आयन वो कौन सा है, वो सल्फेट है। जैसे आपसे यहाँ पूछा जाए, सेकंड एग्जांपल, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ये बताओ जरा काउंटर आयन कौन सा है, सिंपल आयन कौन सा है, कौन इसमें से आयनित होगा, तो डब्बे के बाहर वो आयनित होगा, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर में आयोडाइड हो गया। आपसे पूछा जाए इसमें CMI, केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, तो कोबाल्ट है। आपसे पूछा जाए इसमें लिगेंड, तो इसमें लिगेंड एक से ज़्यादा है, अमोनिया भी है, वाटर भी है, Cl भी है, Pr भी, सब लिगेंड है। अब आपसे लिगेंड की संख्या पूछी जाए तो 2 तो अमोनिया है, 2 वाटर है, 1 क्लोराइड है, 1 ब्रोमाइड है। इनको ऐड कर दो, पता चल जाएगा कि कितने हैं टोटल, 2 2 4 5 6, टोटल लिगेंड कितने यहाँ पर 6 हैं। तो इस तरह से लिगेंड की संख्या हम निकाल सकते हैं कंपाउंड को देख करके। ये हुआ आपका एक कि किस तरह से संकुल आयन का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या क्या टर्म है। जरा वापस सुनना कि टर्म जो यूज की यहाँ पर, एक बार फिर से ध्यान से एक एक चीज को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। ये शब्द हमारे काम आएंगे, ये शब्द हम यूज करेंगे बार बार में। तो वापस देखो जरा, एक कंपाउंड लिया हमने, एक एग्जाम्पल K4FeCN6, एक बॉक्स वाला कंपाउंड है। बॉक्स के बाहर जो भी लिखा हुआ है वो काउंटर आयन, सिंपल आयन, या उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, या बोलते हैं आयनन परिसर। बॉक्स वाले पार्ट को बोलते हैं समन्वय परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस समन्वय परिसर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, धातु और लिगेंड। तो धातु आयन तो ये हो गया आपका, इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। और ये साइनाइड क्या हो गया यहाँ पर, लिगेंड। और ये जो नंबर लिखा वो लिगेंड की संख्या है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स का चार्ज। अब देखो चार्ज कैसे, जैसे इसी कंपाउंड की बात करूं तो इसी कंपाउंड को अगर हम वाटर में डाल देते हैं, इसके हम आयंस बनाएंगे, तो बता सकते हो पोटेशियम कितने बनेंगे, 4, और पोटेशियम चार्ज कितना होता है, +1। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर, +4। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज +4 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज फिर -4 होगा। तो इस बॉक्स के ऊपर जो चार्ज आने वाला हो कितना है, -4 है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो गया -4, आयन का चार्ज +4 हो गया कैटायन का। नेक्स्ट, ये जो संकुल होते हैं, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स देखे, इनका अगर हम बात करें, इनका वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण के कई आधार हैं, अलग अलग आधारों पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला लिगेंड के आधार पर, लिगेंड के आधार पर 2 प्रकार के हैं, समलैप्टिक और विषमलैप्टिक संकुल, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या मीनिंग है इनका, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जब ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिगेंड एक जैसे हों, एक ही टाइप के लिगेंड हो सारे के सारे, तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स सारे लिगेंड एक जैसे हों, सभी एक ही तरह के लिगेंड हो। जैसे K4FeCN6 से पहले ये रहा K4FeCN6, टोटल लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, सारे के सारे क्या हैं, साइनाइड हैं। तो ये हो गया होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक का क्या मीनिंग हुआ कि जिसमें लिगेंड एक जैसे ना हो, डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, भिन्न भिन्न लिगेंड उपस्थित हो। जैसे एक एग्जांपल है, Fe के साथ 3 तो साइनाइड है और 3 यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, तो इसको बोला जाता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
जैसे इससे पहले भी जो एग्जांपल लिया हमने, ये है कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया है, 2 वाटर है, 1 क्लोराइड, 1 ब्रोमाइड है, यानी कि टोटल लिगेंड तो 6 हैं, लेकिन 6 के 6 एक जैसे नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका पहला वाला एग्जांपल देखो, टोटल लिगेंड कितने हैं? 4, और चारों के चारों क्या है? अमोनिया, तो ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्थायित्व के आधार पर एक संकुलों का एक प्रकार, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी कई बार हमको कहीं देखने को मिल जाए, तो जरा सोचो कि स्थायित्व के आधार पर हम बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। तो एक तो होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि अपूर्ण जटिल, और एक होता है पूर्ण जटिल। क्या मीनिंग है इसका? देखो जरा, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक किसको बोला जाता है? जो वाटर में डालें और पूरी तरह से आयनित न हो, यानी कि सभी आयन अपना टेस्ट ना दें, तो उसको बोल रहे हैं संकुल यौगिक। और ऐसा ही अगर होता है, या यूं बोल दूं मैं कि संकुल यौगिक की परिभाषा को जो डिफाइन कर रहा है, जैसे K4FeCN6 लिया, देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, क्या Fe+2 टेस्ट देगा? क्या नहीं देगा? क्या साइनाइड टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, उसके 2 ही एग्जांपल हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है K2CdCN4। आप देख रहे होंगे कि इसमें CD जो ब्रैकेट के अंदर है, H2S गैस मिलाने पर ये CD अपना टेस्ट दे देता है, यानी कि ये CD कैडमियम इतना आयनाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत, 100% आयनाइज नहीं हुआ। अगर ये 100% आयनाइज हो जाता कैडमियम, तो हम बोलते हैं तो डबल सॉल्ट हो गया, जबकि 100% आयनाइज नहीं हुआ, सिर्फ इतना आयनाइज हो पाया है कि इसने अपना टेस्ट दे दिया, लेकिन इसने अपने जो संकुल यौगिक की डेफिनेशन थी उसको तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इनको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक बात ध्यान रखें, हम जितने भी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे अभी आगे तक, इसको छोड़कर बस एक कॉम्प्लेक्स आया है, ये आगे कहीं नहीं आएगा। हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स पहले लिखे हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ने वाले हैं आगे पूरे चैप्टर में, आपको वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मान के ही पढ़ने हैं। वो सब क्या है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। किसी प्रकार से आपको ये बात माइंड में नहीं लानी है। पूर्ण जटिल परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट नहीं है। ये एक एग्जाम्पल सिर्फ, जिसमें कैडमियम ब्रैकेट के अंदर वाला आयन अपना टेस्ट दे रहा है। नेक्स्ट देखो जरा, ये जो संकुल यौगिक है, ये जटिल यौगिक हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनका एक 3D व्यू है। यहाँ पर 3D में किस तरह से कि इनकी आकृति बनती है, इनकी ज्यामिति बनती है, इनमें संकरण होता है, इनमें बंद कोण होता है, इनमें समावयवता होती है, तो उस तरह से बंद बन रहे हैं, किस तरह से लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आकृति, एक जनरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई है, वो ये है। ये एग्जाम्पल लिया COH2O6+2। सबसे पहले तो जरा मुझे इसमें बताओ, सेंट्रल मेटल आयन कौन है? वो है कोबाल्ट+2। लिगेंड की बात करूं, लिगेंड यहाँ पर है H2O, वाटर। लिगेंड की संख्या की बात करूं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड या लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। ये हमारे पास ये हमको गिवन है। इसमें 6 लिगेंड है, तो 6 इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये जिसमें जो संकरण आ रहा है वो है sp3d2 संकरण, जो कि आगे हम कैसे निकाला, ये तो आगे पढ़ने की बात है। लेकिन इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो कैसी है? अष्टफल की ज्यामिति। अष्टफल की ज्यामिति को वर्गाकार द्विपिरामिडी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति या अष्टफल की। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वाटर यहाँ पर लिगेंड है, H2O ये जुड़ा हुआ है। और इस तरह से देखो जरा, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया आपका कोबाल्ट, तो ये वाटर हो गया 1 2 3 एंड 4। 4 वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो एक स्क्वायर शेप में बन रहे हैं, वर्ग, और ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ है, और ये क्या बना रहे हैं? पिरामिड। तो वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति यहाँ पर बन रही है, एक अष्टफल की ज्यामिति यहाँ पर बन रही है। अब बात करें उपसर्जक बंध की संख्या, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं? धातु आयन को अपना लोन पे डोनेट करते हैं, एलपी से जुड़ते हैं, यानी कि उपसंयोजक बंध लड़ा के जुड़ते हैं। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो कितने बंध बनेंगे? 6। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल अपने, ये सब बंध जो बता रखे हैं यहाँ पर, ये उपसह संयोजक बंध है। ध्यान रखें, इस तरह से हम बना सकते हैं, ये उपसंयोजक बंध के थ्रू यहाँ से बॉन्डेड है।
ये वर्ग हो गया, ये 2 पिरामिड हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर 3D में बता रखा है स्ट्रक्चर को। वही कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हुए हैं। इसको अष्टफल की ज्यामिति इसलिए कहा जाता है इस वर्गाकार द्विपिरामिड को कि इसमें 8 फलक बनते हैं। तो क्या मीनिंग है 8 फलक से? यहाँ पर अष्टफलक से क्या मीनिंग हो रहा है कि जैसे सेंटर में हमारे पास कोबाल्ट है, जरा यहाँ पर समझे इसको, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से है इस तरह से, देखो वापस से ये हो गया, यहाँ पर 2 कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद एक वाटर यहाँ से, एक जस्ट उसके अपोजिट साइड से हो गए। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, 4th वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है। वापस समझना, कोबाल्ट है, एक वाटर, सेकंड वाटर, थर्ड वाटर, 4th वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, ध्यान रखें, वर्ग बना रहे। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। इस तरह से एक ज्यामिति पूरी हमारी यहाँ पर बन रही है, अष्टफल की ज्यामिति।